तो दोस्तों आज से हम एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये कहानी है दाफेंग नाम के एक जीनियस कल्टीवेटर की। एक ऐसा कल्टीवेटर जिसके सामने अच्छे से अच्छा जीनियस नहीं टिक सकता। दाफेंग की कल्टीवेशन इतनी ज्यादा मिस्टीरियस है कि कोई पता भी नहीं कर सकता कि वो किस तरह के कल्टीवेशन पावर का इस्तेमाल करता है। दाफेंग का जन्म भी बिल्कुल मिस्टीरियस तरह से हुआ था। करीब 16 साल पहले एक तूफानी रात आई थी, जिस रात में एक मास्टर को समुद्र के किनारे एक बच्चा मिला था। वो रात इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि जो तूफान उस रात को आया था वो अच्छे से अच्छे गांव को उड़ा के खत्म कर दे। लेकिन जैसे ही मास्टर को समुद्र के किनारे वो बच्चा मिला, बच्चे को हाथ में लेते ही ये तूफान थम गया और उसके बाद सारी तबाही भी रुक गई। उसके बाद से ही मास्टर ने उस बच्चे का नाम रखा दाफेंग। दाफेंग के आते ही यहाँ का तूफान खत्म हो गया। तो मास्टर का ये मानना था कि दाफेंग का जन्म ही इसलिए हुआ है ताकि वो आगे आने वाली बहुत बड़ी तबाही का खात्मा करेगा। वो अच्छाई का साथ देगा और दुनिया को बचाने की कोशिश करेगा। इसी वजह से मास्टर ने बचपन से ही दाफेंग की कल्टीवेशन सबसे दूर रहकर जंगल में ही स्टार्ट करवा दी। दाफेंग जो भी कल्टीवेशन करता वो नॉर्मल कल्टीवेशन से काफी ज्यादा अलग तरह की होती। उसका कल्टीवेशन में लेवल तो सेम होता, लेकिन जिस लेवल पे वो होता अगर उस लेवल का बंदा भी उससे मुकाबला करने के लिए आ जाए तो दोनों में ऐसा लगता कि आसमान जमीन का फर्क है। दाफेंग के पास बहुत ज्यादा पावर थी, इतनी पावर थी कि वो खुद भी नहीं समझ सकता था कि उसके पास कितनी पावर है। दाफेंग एक बहुत अच्छा इंसान है जो हमेशा अच्छाई का साथ देता है और लोगों की मदद करने की कोशिश करता है। उसके इसी कल्टीवेशन के सफर में उसकी मुलाकात एक प्रिंसेस से भी हो जाती है, जिस प्रिंसेस के अंदर एक बहुत ही मिस्टीरियस तरह की बीमारी थी। ऐसी बीमारी की रात अंधेरी होते ही उसका पूरा बदन जो था वो जमने लग जाता। पूरी दुनिया से प्रिंसेस ने इलाज ढूंढ लिया था, लेकिन कहीं से भी उसको वो इलाज नहीं मिला। लेकिन जब से वो दाफेंग से मिलती है उसको ये पता चलता है कि दाफेंग की कल्टीवेशन ऐसी मिस्टीरियस है कि उसकी कल्टीवेशन ऑरा से ही प्रिंसेस की बीमारी ठीक हो सकती है। तो दाफेंग ये डिसाइड कर लेता है कि वो हमेशा प्रिंसेस का साथ देगा और उसकी जो भी परेशानी है वो उसको खत्म करने की कोशिश करेगा। ये कहानी हमें एक नए एडवेंचर पे ले जाएगी जो कि आपको देखने में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो मेरे ख्याल से इतना इंट्रो काफी है। अब हम यहाँ पर इस सीरीज को शुरू कर सकते हैं। तो सीरीज की शुरुआत होती है एक कैपिटल सिटी से, जहाँ पर रात का टाइम था और बाजार में बहुत ज्यादा चहल पहल मची हुई थी। सभी लोग सामान वगैरह खरीद रहे थे। उन्हीं में से एक आदमी भी था जो कि स्पिरिचुअल स्टिक बेच रहा होता है। वो जैसे ही स्टिक का इस्तेमाल करता है, स्टिक के अंदर से इतनी पावर बाहर निकलती है कि वो पावर यहाँ पर किसी तरह के फिनिक्स बर्ड को बना लेती है। वो बंदा उस स्टिक को बेचते हुए कह रहा था कि जो भी इस स्टिक को खरीदेगा वो भी इस तरह से फिनिक्स बर्ड को बना सकता है और उसकी मदद से अपने दुश्मनों का मुकाबला कर सकता है। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर आकर उस फिनिक्स बर्ड को बनाने की कोशिश करते और उससे वो स्टिक वगैरह भी खरीद रहे थे। बहुत ही प्यारा और शांत सा माहौल इस बाजार में हो चुका था। वहीं बाजार से एक घोड़ा गाड़ी भी गुजर रही थी, जिस घोड़ा गाड़ी के अंदर कोई और नहीं बल्कि प्रिंसेस ही है। प्रिंसेस असल में इस कैपिटल सिटी के अंदर आई है क्योंकि यहाँ पर कहा जाता है कि एक मेडिसिन किंग वो इतना ज्यादा दवाइयों का नॉलेज रखता है कि उसके पास दुनिया की हर बीमारी का इलाज है। प्रिंसेस इसलिए यहाँ पर आई हुई है ताकि वो जो उसके अंदर अचानक से वो अंधेरी रात को जमने लग जाती है तो उसका वो इलाज ढूंढ सके। यही ढूंढने के लिए वो मेडिसिन किंग को ढूंढना चाहती है। प्रिंसेस के साथ उसके साथ ही और उसकी जो एक असिस्टेंट है जूडी नाम की लड़की, वो भी आई हुई थी। ये लोग पहली बार इस कैपिटल सिटी के अंदर आए थे तो यहाँ पर आकर वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि यहाँ का नजारा तो कितना कमाल का है। सभी लोग बाजार की अच्छे से सैर करते हुए वहाँ से आगे बढ़ते जा रहे थे। लेकिन रात ज्यादा हो रही थी और अगर जैसे ही करीब रात के 12 बजने के बाद का टाइम होता है, यहाँ पर प्रिंसेस की जो बीमारी है वो एक्टिवेट हो जाती है। तो जनरल जो यहाँ पर आया था प्रिंसेस के साथ, वो सलाह देता है कि प्रिंसेस हमें यहाँ पर अब रुक जाना चाहिए। पास ही में एक ना माउंटेन गॉड का टेम्पल है तो हम वहाँ पर जाकर आराम कर सकते हैं। सुबह होते ही हम मेडिसिन किंग को ढूंढने के लिए निकल जाएंगे, जिस पर प्रिंसेस भी हामी भर देती है। इसके बाद हम उसी माउंटेन गॉड का जो टेम्पल था वहाँ का सीन देखते हैं, जहाँ पर एक बंदा मौजूद था जो टेम्पल की देखभाल करता है। वहीं से हमारा मेन कैरेक्टर दाफेंग भी गुजर रहा होता है। वो कहता है कि अरे वाह, ये तो इतना फेमस माउंटेन गॉड का टेम्पल है, लेकिन यहाँ पर कोई है क्यों नहीं। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि ये जगह एकदम वीरान हो चुकी है। बड़ी अजीब और मिस्टीरियस बात है। तो वहाँ की जो सफाई वगैरह करने वाला जो इंसान था वो बताता है कि आज से करीब 60 साल पहले ना ये जगह पूरी तरह से भरी रहती थी। यहाँ पर लोग आते थे और प्रार्थना वगैरह करके जाया करते थे, लेकिन
लेकिन अब लोगों ने यहाँ पर आना कम कर दिया है। अब सिर्फ मैं ही ऐसा इंसान बचा हूँ जो इस जगह की देखभाल करता हूँ, मेरे अलावा यहाँ पर कोई भी नहीं आता। दाफेंग एकदम हैरान रह गया था कि ये तो बड़ी अजीब बात है, इतना अच्छा वाला टेम्पल कैसे वीरान हो गया। वो जो सफाई करने वाला बंदा था वो यहाँ पर माउंटेन गॉड को ग्रीट करते हुए उसके सामने अपना सर झुका रहा था। तो दाफेंग भी यहाँ पर यही करने का ट्राई करता है कि वो जब टेम्पल के अंदर आ ही गया है तो क्यों ना वो माउंटेन गॉड को भी रिस्पेक्ट दे दे। तो वो भी माउंटेन गॉड के सामने झुक जाता है, उन्हें ग्रीट करते हुए अपना सर उसके सामने झुका लेता है। जैसे उसने ये किया था अचानक से उसकी पावर एक्टिवेट होने लग जाती है, साथ ही उसकी जो एप स्पिरिट थी वो भी बाहर निकल कर आ जाती है। दाफेंग यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट करना भी नहीं चाह रहा था, लेकिन फिर भी अचानक से उसकी पावर एक्टिवेट हुई थी और वो पावर सीधा माउंटेन गॉड की जो मूर्ति होती है उसके अंदर जाने लग जाती है, जिस वजह से तो मूर्ति के अंदर से बहुत ज्यादा ऑरा बाहर निकलने लग गया था। इतना ज्यादा ऑरा कि मानो वो मूर्ति को ही तबाह वो बर्बाद कर देगा। ये ऑरा इतना ज्यादा था कि आसपास के इलाके में एक तूफान सा आ जाता है, जो देखकर जनरल भी हैरान रह गया था प्रिंसेस वाला कि अचानक से टेंपल के अंदर क्या हो रहा है। दाफेंग को जो भी माउंटेन गॉड को रिस्पेक्ट वगैरह देनी थी वो अपनी पूरी रिस्पेक्ट का काम पूरा कर लेता है, लेकिन जैसे वो उठ रहा था कि अचानक से जिस चीज का सभी को डर था वही चीज यहाँ पर हो जाती है। माउंटेन गॉड की जो मूर्ति थी वो चकनाचूर हो जाती है, बिल्कुल मिस्टीरियस तरह से वो मूर्ति टूट चुकी थी। सफाई करने वाला टेंपल की जो बंदा होता है वो कह रहा था कि अनर्थ हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, माउंटेन गॉड की मूर्ति टूट गई, ये एक निशानी है कि बहुत बड़ी तबाही आने वाली है, बहुत बड़ी तबाही आएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। वो डरते और चिल्लाते हुए वहां से भाग जाता है। दाफेंग भी हैरान था कि अबे यार मैं तो सिर्फ यहाँ पर अपना रिस्पेक्ट पेश करने के लिए आया था, मैंने इसके अलावा तो कुछ किया नहीं, तो अचानक से ये मूर्ति कैसे टूट गई? मुझे नहीं लगता कि मेरी वजह से टूटी होगी, ये तो अपने आप टूट गई होगी कमजोर होने की वजह से। इसलिए वो देखने लग जाता है कि क्या वो यहाँ पर इस मूर्ति को वापस से ठीक कर सकता है। तो मूर्ति पहले जैसे ही हो जाएगी, लेकिन जैसे ही दाफेंग ये काम कर रहा था वहां पर प्रिंसेस का जनरल पहुंच जाता है। जनरल वहां पर आने के बाद दाफेंग से कह रहा था कि देखो लड़के, हम यहाँ से ना गुजर रहे थे, लेकिन रात ज्यादा हो गई है और मेरे साथ कुछ मेहमान भी आए हुए हैं, तो क्या हम लोग इस टेंपल के अंदर रात गुजार सकते हैं? अगर तुम इसकी परमिशन देते हो तो तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया होगा। दाफेंग कहता है कि अरे नहीं नहीं यार, ये जगह मेरी नहीं है, मैं यहाँ पर नहीं रहता, मैं तो खुद पास से गुजर रहा था तो एक बार टेंपल के अंदर आ गया, आपको जहाँ रहना है तो वहाँ रह सकते हो, मुझे कोई परेशानी नहीं है इसमें। ये सुनकर जनरल जो था वो यहाँ पर दाफेंग का शुक्रिया करता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने हमें यहाँ पर रुकने के लिए कह दिया। इसलिए जनरल और जितने भी लोग यहाँ पर आए हुए थे प्रिंसेस के साथ सभी वहाँ पर कैंप लगा लेते हैं और आग वगैरह जलाकर खाना पीना खाने लग गए थे। जनरल जो था वो यहाँ पर दाफेंग को भी कुछ खाने के लिए देता है, क्योंकि दाफेंग के पास कुछ खाने को था नहीं उस टाइम। तो दाफेंग भी बड़े आराम से उसका खाना लेकर खाने लग जाता है, क्योंकि उसको भूख भी बड़ी लगी हुई थी। जनरल यहाँ पर दाफेंग से कहता है कि क्या तुम मुझे अपने बारे में बताओगे कि तुम आसपास ही रहते हो क्या, यहाँ पर आना कैसे हुआ? दाफेंग कहता है कि मैं ना यहाँ पे जो पास में माउंटेन है ना, मैं वहाँ पर रहता हूँ अपने मास्टर के साथ। मास्टर के कहने पे मैं माउंटेन से बाहर निकल कर आया था, कुछ जरूरी काम है मुझे। तो वो जनरल कहता है कि देखो तुम माउंटेन में रहते हो ना, तो हमने सुना है कि वहाँ पर एक मेडिसिन किंग रहता है, क्या तुम मुझे उसके बारे में बता सकते हो कि हमें वो कहाँ मिलेगा, हमें उसकी जरूरत है। दाफेंग बताते हैं कि यार तुमने आने में देरी कर दी, मेडिसिन किंग तो कब का मर चुका है, करीब 3-4 साल हो गए, वो 3-4 साल पहले ही मेडिसिन किंग मर गया था, अब तुम उसको नहीं ढूंढ पाओगे। ये सुनकर जनरल भी परेशान हो जाता है कि यार ये तो गड़बड़ हो गई, प्रिंसेस बड़ी उम्मीद से यहाँ पर आई थी कि मेडिसिन किंग उनकी बीमारी को ठीक कर सकता है, लेकिन यहाँ पर तो अब कैसे होगा ये। जनरल यहाँ पर घोड़ा गाड़ी के पास आता है और बाहर से प्रिंसेस से कह रहा होता है कि देखिए प्रिंसेस, मेडिसिन किंग तो अब मर चुका है, अब हमारे पास कोई दूसरा तरीका नहीं है कि हम आपकी बीमारी का इलाज ढूंढ पाए। जो सुनकर प्रिंसेस भी उदास हो जाती है। इसके बाद रात को आराम करने के लिए सभी वहाँ पर लेट जाते हैं, लेकिन तभी जनरल जो था उसको ऐसा लग रहा था कि आसपास कोई तो है जो उनके ऊपर ही नजर रखे हुए। वो अपना भाला निकाल कर रेडी हो जाता है कि कोई भी यहाँ पर आ जाए, मैं उसका मुकाबला करूंगा ताकि प्रिंसेस को कुछ ना हो। तब वहाँ पर आता है शियाओ नाम का एक बंदा। उसको देखकर जनरल और बाकी लोग भी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि असल में ये उसी सेट का एक मेंबर हुआ करता था जहाँ की प्रिंसेस है, लेकिन ये एक जासूस था प्रिंसेस के दुश्मन सेक्ट का, जो बहरूपिया बनकर उनके सेक्ट में जॉइन हुआ था। लेकिन जब इसकी सच्चाई पता चली तो प्रिंसेस ने उसको इस सेक्ट से बाहर निकाल कर फेंक दिया। तो इसी वजह से वो जो शियाओ नाम का बंदा था वो यहाँ पर पूरे गुस्से के साथ आया होता है कि आखिर प्रिंसेस की हिम्मत कैसे हुई मुझे सेक्ट से बाहर निकालने की। वो उसको मारने के लिए यहाँ पर आया हुआ था। जनरल उससे कहता है कि देख शियाओ, तू यहाँ से चला जा, तू प्रिंसेस का कुछ नहीं कर सकता, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। शियाओ कह रहा होता है कि क्यों, कल्टीवेशन पावर बढ़ा ली क्या तूने? जब मैं सेक्ट में था तब तो तू बहुत ज्यादा कमजोर था, तू मेरे मुकाबले का बिल्कुल नहीं है, मैं तो चुटकियों में तुझे मार सकता हूँ। तो अब मैं यहाँ पर प्रिंसेस के साथ साथ तुम सबको मार डालूंगा, तुम लोग मरने के लिए तैयार हो जाओ। वो एक ही अपनी स्वॉर्ड से स्लैश अटैक क्या करता है कि जनरल और बाकी सारे सिपाही उड़कर दूर फेंका जाते
जाते हैं। ऐसा लग रहा था कि शियाओ नाम का बंदा बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। जिसके बाद शियाओ जो होता है वो यहाँ पर घोड़ा गाड़ी के बाहर से ही प्रिंसेस को आवाज लगाते हुए कह रहा था कि जल्दी से बाहर मुझे जवाब चाहिए कि तूने आखिर मुझे सेट से बाहर क्यों निकाला, जल्दी बाहर आ वरना मैं अंदर घुसकर तेरी जान ले लूंगा। लेकिन जनरल जो था वो फिर से यहाँ पर शियाओ के बीच में आ जाता है और उससे फाइट करने लग गया था। वो उससे कहता है जब तक मैं यहाँ पर जिंदा हूँ प्रिंसेस के ऊपर कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता, चला जा यहाँ से वरना मैं तुझे मार दूंगा। लेकिन दाफेंग तो सारी चीजें खड़ा होकर दूर से देख रहा था। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर ये क्या हो रहा है, कौन ये बंदा है शियाओ जो यहाँ पर फाइट करने के लिए आया है। वहीं शियाओ तो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक के बाद एक करके जनरल के ऊपर अटैक कर देता है। कोई भी उसके सामने टिक ही नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि सारे सिपाही को ये शियाओ मार देगा और उसके बाद वो आसानी से भी प्रिंसेस को मार सकता है। प्रिंसेस की जान यहाँ पर खतरे में लग रही थी। जनरल जो था वो अपनी पूरी जान की बाजी लगा देता ताकि कैसे भी करके प्रिंसेस को बचा सके, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं हो रहा था। मार खा कर उसकी हालत खराब हो चुकी थी और जैसे ही शियाओ यहाँ पर जनरल के ऊपर हमला करते हुए उसकी जान लेने वाला था कि दाफिंग एक लकड़ी उठाकर फेंक कर मारता है शियाओ को, जिस वजह से वो ये अटैक जनरल के ऊपर नहीं कर पाता। इस वजह से जनरल तो बच जाता है, लेकिन शियाओ पागल हो चुका था कि आखिर ऐसा कैसे हुआ, आखिर ये लड़का है कौन जो यहाँ पर मेरी फाइट के बीच में टांग अड़ा रहा है, इसकी टांग नहीं काट दिया ना तो मेरा भी नाम शियाओ नहीं। तो अब सभी लोग को छोड़कर सीधा अपना ध्यान दाफेंग की तरफ ही कर देता है ताकि वो दाफेंग को ही मार डाले। जनरल दाफेंग से कह रहा था कि देखो तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हारा ये मैटर नहीं है तो तुम्हें इसमें नहीं आना चाहिए, तुम बिला वजह के फंस जाओगे, तुम यहाँ से भाग सकते हो। लेकिन दाफेंग डरपोक नहीं था, वो थोड़ी ना यहाँ से भागने वाला है। दाफेंग कहता है कि तुम लोगों ने इतने प्यार से मुझे ट्रीट किया, यहाँ पर मुझे अपना खाना भी ऑफर दिया, तो क्या तुम लोगों की ऐसे काइंडनेस का मैं दिल से थैंक यू भी नहीं कह सकता क्या? ये मेरा थैंक यू है समझना कि मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए इस बंदे की जान ले लूंगा। इसके बाद दाफेंग वहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है। जैसे उसने अपनी पावर को एक्टिवेट किया था उसके अंदर से इतनी ज्यादा पावर बाहर निकलती है कि पूरी जगह हिल गई थी, पूरा तूफान आ गया था। वहाँ पर एक भवंडर क्रिएट हो जाता है दाफेंग की पावर की वजह से। इसके बाद दाफेंग वहाँ पर एक हेवन पिलर को बाहर निकाल लेता है। देखते ही देखते उसने एक के बाद एक करते हुए 2 हेवन पिलर को बाहर निकाल लिया था। ये देखकर सभी हैरान रह जाते हैं क्योंकि ये जो हेवन पिलर है वो इंसान की कल्टीवेशन पावर को भी दिखाते हैं। हेवन पिलर को देखकर वहाँ पर खड़े जितने भी लोग थे वो लोग कहते हैं कि अरे बाप रे, ये हेवन पिलर 2 को यहाँ पर समन कर लिया, इसका मतलब कि दाफेंग ने यहाँ पर कंडेंसेशन लेवल को भी ब्रेक थ्रू कर लिया है। इसकी कल्टीवेशन काफी ज्यादा हाई है यार, ये तो कम उम्र का लड़का लगता है लेकिन इसकी कल्टीवेशन बड़े से बड़े लोगों की जितनी है। दाफेंग यहाँ पर अपनी और ज्यादा पावर को एक्टिवेट कर रहा था। वो इतना ज्यादा भयंकर लग रहा होता है कि उसको देखकर ही लोगों की रूह कांप जाए। शियाओ जो आया हुआ था उसकी भी फटकर हाथ में आ जाती कि बाप रे, ये इंसान नहीं शैतान है, ये तो खड़े खड़े मुझे चीर कर आट कर देगा। मुझे नहीं लगता कि मैं इस दाफेंग का मुकाबला कर पाऊंगा। दाफेंग बेचारा यहाँ पर मूड में आया था कि मैं बढ़िया वाली फाइट करूंगा, लेकिन उसके फाइट करने से पहले ही वो जो शियाओ था डर के मारे वहां से भाग ही जाता है। शियाओ ये कहते हुए भागा था कि मैं किसी और को लेकर आऊंगा तेरी जान लेने के लिए, तू जिंदा नहीं बचेगा, तुझे मैं मार कर ही रहूंगा। दाफेंग कहता था कि यार अच्छा खासा फाइट करने के लिए बॉडी गर्म किया था, ये पूरा ठंडा करके चला गया, बिल्कुल मजा नहीं आया, मूड खराब हो गया मेरा। जनरल दाफेंग का यहाँ पर शुक्रिया करता है कि दाफेंग तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने यहाँ पर हमें इस शियाओ से बचा लिया। मैंने सोचा था कि तुम इतने कम उम्र में ही कंडेंसेशन लेवल को ब्रेक थ्रू कर चुके होगे, तुम तो बिल्कुल एक जीनियस हो यार। दाफेंग भी कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सच कहा, मेरे मास्टर भी ना हमेशा मुझे एक जीनियस ही कहा करते हैं, लेकिन वो क्यों कहते हैं मुझे पता ही नहीं चलता, इसलिए अब तो मैंने भी सोच लिया कि हाँ मैं जीनियस ही होऊंगा, तभी तो लोग मुझे जीनियस कहते हैं। दाफेंग की ऐसा बहादुरी वाला काम को करता हुआ देखकर प्रिंसेस जो होती है वो अपनी घोड़ा गाड़ी से बाहर निकल कर आती है और दाफेंग का यहाँ पर तारीफें करने लग जाती है कि दाफेंग तुम तो सच में बहुत कमाल के हो, तुम्हारे जैसा कम उम्र में इतना ज्यादा पावरफुल बंदा मैंने कभी नहीं देखा था। दाफेंग जैसे प्रिंसेस को देखता है वो उसको देखता ही रह जाता है क्योंकि प्रिंसेस थी ही इतनी ज्यादा सुंदर, उसकी आंखें ही नहीं हट रही थी प्रिंसेस के ऊपर से। प्रिंसेस यहाँ पर दाफेंग का शुक्रिया करती कि दाफेंग तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने यहाँ पर मेरी जान बचाई, ये तुम्हारा एहसान रहा मेरे ऊपर, अगर कभी भी जरूरत पड़े तो मुझे बताना, मैं तुम्हारी हर तरह से मदद करने की कोशिश करूंगी। दाफेंग बस प्रिंसेस को देखकर ये कह रहा था कि अरे यार ये प्रिंसेस तो नहीं लगती, लगता है कि प्रिंसेस होगी ना तो इसके पास कल्टीवेशन पावर नहीं होगी, क्योंकि सुंदरता के साथ साथ कल्टीवेशन पावर भी रखना बहुत ज्यादा मुश्किल काम होता है। तो जूडी जो थी वो दाफेंग से कहती है कि तुम्हारी लगता है ना आंखें खराब हो गई है, हमारी जो प्रिंसेस है ना वो बहुत ज्यादा कल्टीवेशन में हाई लेवल की है,
है, उसी के साथ साथ वो इतनी ज्यादा सुंदर भी है, लेकिन क्या पता यही सुंदरता है जिसकी वजह से उनको किसी की नजर लग गई और ऐसी बीमारी का वो शिकार हो गई है जिसका इलाज पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिल रहा। प्रिंसेस यहाँ पर दाफेंग से कहती कि दाफेंग तुम सच कह रहे हो ना कि जो मेडिसिन किंग है वो मर गया, क्योंकि बड़ी उम्मीदों से मैं यहाँ पर आई, मुझे कैसे भी करके मेडिसिन किंग चाहिए था। दाफेंग कहता है कि मेरे मास्टर ने कहा था कि मेडिसिन किंग मर चुका है, तो मेरे मास्टर का कहा हुआ कभी भी झूठ नहीं हो सकता, मेरे मास्टर कभी झूठ नहीं कहते हैं। ये सुनकर प्रिंसेस कहती है कि लगता है कि अब मेरी किस्मत ना ऐसे ही रहेगी, मुझे अपनी सारी जिंदगी हर रातों को तड़पते हुए गुजारना पड़ेगा, कोई इलाज ही नहीं है मेरी इस तकलीफ का, मुझे अब तरीका ढूंढना भी बंद कर देना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि कोई तरीका दुनिया में एग्जिस्ट करता होगा जो मेरी इस बीमारी को ठीक कर सके। प्रिंसेस जो थी वो दाफेंग से कहती कि छोड़ो ये सारी बातें, वैसे तुम मुझे अपने बारे में बताओ कि तुम वैसे जा कहाँ रह रहे। जिस पर दाफेंग कहता है कि मैं ना कैपिटल सिटी जा रहा था, वहाँ पर मेरी एक सीनियर सिस्टर है, मैं उससे ही मिलने जा रहा था। वैसे मैंने अपनी सीनियर सिस्टर को आज से पहले कभी नहीं देखा है, बस मुझे मेरे मास्टर से पता चला कि मेरी कोई सीनियर सिस्टर भी है जो कि कैपिटल सिटी में रहती है, तो मैं उसी को ढूंढने के लिए जा रहा था। प्रिंसेस कहती कि अरे वाह ये तो अच्छी बात है, अगर तुम कैपिटल सिटी जा तो मैं तुम्हें अपने साथ ले चलती हूँ, क्योंकि मैं भी कैपिटल सिटी ही जा रही हूँ, रास्ते में तुम्हें भी कंपनी मिल जाएगी और मुझे भी अकेलापन नहीं लगेगा। वैसे तुम्हारी सीनियर सिस्टर जो है उसका नाम क्या है, क्या तुम उसका नाम बता सकते हो, क्या पता मैं उसको जानती रही हूँ कैपिटल सिटी में। तो दाफेंग उसको अपनी सीनियर सिस्टर का नाम बताते हुए कहता है कि मेरी जो सीनियर सिस्टर है ना उसका नाम है किनजाओ। ये सुनते ही जितने भी लोग वहाँ खड़े थे एकदम दंग रह जाते हैं, मानो कि किनजाओ नाम की जो कोई लड़की है कैपिटल सिटी के अंदर वो बहुत ज्यादा खतरनाक और बड़ी फेमस बंदी हो। तभी सभी के होश उठ चुके थे किनजाओ का नाम सुनते ही। दाफेंग कहता है कि क्यों, क्या हुआ आप लोगों को? मास्टर ने कहा था कि किनजाओ जो है ना वो बहुत ज्यादा फेमस लड़की है, मैं कभी उससे मिला तो नहीं, लेकिन आखिर उसको और मेरा क्या रिश्ता है, मुझे इसके बारे में भी कोई खबर नहीं है। ऐसा लग रहा है ना कि जब तक मैं किनजाओ से मिलता नहीं तब तक कि मुझे नहीं पता चलेगा कि उसका और मेरा क्या रिश्ता है। तो इसी वजह से ये सारे रिश्ते मैं क्लियर करने के लिए किनजाओ के पास जा रहा था। प्रिंसेस यहाँ पर उसको झूठ कह देती कि देखो मुझे नहीं पता कि किनजाओ कौन है, लेकिन हाँ मैं ये तुमसे जरूर कहती हूँ कि मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी कैपिटल सिटी में और हम दोनों मिलकर उस किनजाओ को ढूंढने की कोशिश करेंगे, तुम बेफिक्र रहो, किनजाओ तुम्हें मिल जाएगी। दाफेंग कहता है कि यार आप लोग तो कितने भले लोग हैं, मैं खुश हो जाता क्योंकि सवारी का बंदोबस्त हो जाता तो बढ़िया होता, और देखो आपने फ्री में ही मेरी सवारी का बंदोबस्त कर दिया। तभी जैसे ही आधी रात होती है और करीब 12 बजे का टाइम हुआ था कि तभी प्रिंसेस की जो बीमारी होती है वो एक्टिवेट हो जाती है। अचानक से उसका पूरा बदन एकदम जमने लग गया था, पूरी उसकी हालत खराब हो जाती है। तो जल्दी से जूडी उसको घोड़ा गाड़ी के अंदर ले जाने लगती है। दाफेंग जनरल से पूछता है कि यार तुम्हारी जो प्रिंसेस है ना उसको क्या हुआ, ये किस तरह की बीमारी, यार मैंने पहले इससे कभी ऐसी बीमारी नहीं देखी थी। जनरल भी परेशान था कि यार मुझे खुद नहीं पता कि ये कैसी बीमारी है, इसी का तो इलाज ढूंढने के लिए हम निकले हुए थे, लेकिन अब इलाज भी नहीं मिलेगा। हमारी प्रिंसेस बहुत ज्यादा हिम्मत वाली है, वरना किसी और को इतनी तकलीफ हर रात को होती ना तो कब का वो अपनी खुद की जान ले लिया होता, लेकिन प्रिंसेस ऐसा नहीं करती, वो हर तकलीफ को बर्दाश्त करती है। तुम ये सारी बातें छोड़ो और जाओ और आराम से सो जाओ, क्योंकि कल हमें बहुत लंबे सफर पे निकलना है। वैसे भी ये जो शियाओ आया था वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा, क्या पता रात को फिर से हमला करने के लिए आ जाए, तो मैं रात में यहाँ पर निगरानी रखता हूँ, तुम आराम से सो जाओ। इसलिए दाफेंग जो था वो आराम से टेम्पल के अंदर जाकर सोने लग जाता है। उसको बड़ी अजीब सी बेचैनी हो रही थी, उसको नींद ही नहीं आ रही होती है, उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है। तो वो वापस से उठकर बैठ जाता है और अपनी कल्टीवेशन ही स्टार्ट कर देता है कि चलो कम से कम बेचैनी तो खत्म होगी और कल्टीवेशन में थोड़ा इंप्रूवमेंट भी हो जाएगा। तो वो वहीं पर बैठकर अपना आराम से अब कल्टीवेशन करना शुरू कर देता है। कल्टीवेशन करते हुए उसके अंदर से काफी ज्यादा ऑरा बाहर निकल रहा था। जो ऑरा था वो आसपास के पूरे इलाके में फैलने लग जाता है, जिससे आग वगैरह तक के चल गई थी। इतना स्ट्रॉन्ग वो ऑरा था। जैसे वो ऑरा धीरे धीरे करते हुए घोड़ा गाड़ी के अंदर आता है, जहाँ पर प्रिंसेस अपनी तकलीफ से जूझ रही थी कि जैसे वो ऑरा उसको टच हुआ था उसकी तकलीफ हल्का हल्का कम होने लग जाती है। प्रिंसेस एकदम हैरान कि आखिर ऐसा कैसे हुआ, ये कहाँ का अजीब सा ऑरा आ रहा है जो यहाँ पर मेरी तकलीफ को कम कर रहा है, बड़ी अजीब बात है ये। तो वो जूडी से कहती है कि जरा बाहर जाकर देखो कि आखिर क्या हो रहा है, किस वजह से ये ऑरा यहाँ पर आ रहा है। तो जूडी जो थी वो बाहर जाकर चेक करती कि असल में यहाँ हो क्या रहा है। तब उसको थोड़ी दूर दाफेंग दिखाई देता है जो अपना कल्टीवेशन कर रहा था, उसी का ऑरा यहाँ पर आ रहा होता है। प्रिंसेस को ये कंफर्म तो नहीं था कि वही ऑरा से उसकी बीमारी ठीक हो रही है, तो वो एक बार जूडी से कहती कि जरा दाफेंग से कहो कि वो अपनी कल्टीवेशन रोक दे। अगर उसकी कल्टीवेशन रोकने से मेरी तकलीफ वापस से बढ़ जाती ना
तो मतलब कि उसी के कल्टीवेशन का ऑरा जो था वो मेरी तकलीफ कम कर रहा था। तो जूडी यहाँ पर चिल्लाते हुए दाफेंग से कहती कि दाफेंग रुक जाओ, रात को क्या कल्टीवेशन कर रहे हो, कल सुबह आराम से कर लेना, जाओ सो जाओ। इसलिए दाफेंग कल्टीवेशन रोकना तो नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी वो रोक देता है और उसने जैसे अपनी कल्टीवेशन रोकी थी, प्रिंसेस की तकलीफ पहले से भी ज्यादा बढ़ जाती है। प्रिंसेस को समझ आ चुका था कि नहीं, दाफेंग की जो कल्टीवेशन से निकल रहा ऑरा था ना, वही ऑरा था जो मेरी तकलीफ को कम कर रहा था। तो वो तुरंत ही जूडी से कहती कि जल्दी से जाओ, दाफेंग से कहो कि वो अपनी कल्टीवेशन वापस से स्टार्ट करे और उससे ये भी कहना कि वो नजदीक आके मेरे कल्टीवेशन करे ताकि और ऑरा मेरे अंदर आ सके। तो जूडी जल्दी से दाफेंग से कहती कि सुनो दाफेंग, वापस से अपनी कल्टीवेशन स्टार्ट कर दो और वहां नहीं यहाँ आकर कल्टीवेशन करना घोड़ा गाड़ी के पास। दाफेंग परेशान की क्या पागल लोग हैं यार, अभी तो बोलते कल्टीवेशन नहीं करो, अभी बोलते कल्टीवेशन करो, दिमाग खराब करके रखा है। वो उनसे कहता है कि देखो मैं भला इंसान हूँ, लोगों की मदद भी करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम जैसे मुझे चाहो वैसे ना चालो, कभी बोलते ये करो कभी बोलते वो करो, समझ नहीं आता कि क्या करूं। इसलिए लेकिन फिर भी वो प्रिंसेस के लिए वहां पर बैठकर कल्टीवेशन करने लग जाता है, पर जो ऑरा अंदर आ रहा था वो काफी ज्यादा कम था। तो प्रिंसेस जो होती है वो जूडी से कहती कि जाओ और दाफिंग से कहो कि वो घोड़ा गाड़ी के अंदर मेरे बाजू में बैठकर कल्टीवेशन करे, तो उसका ज्यादा ऑरा यहाँ तक आएगा तो मेरी तकलीफ कम हो जाएगी। प्रिंसेस से सुनकर हैरान रह जाती कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आप ये क्या कह रही हैं, आपकी तो अभी तक की शादी भी नहीं हुई और एक घोड़ा गाड़ी के अंदर किसी अनजान इंसान के साथ आप नहीं रह सकती। लेकिन प्रिंसेस कहती कि वो सारी चीजें भाड़ में गई, मुझे मेरी तकलीफ इतनी ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही, तुम जाओ और कहो दाफेंग से कि वो मेरे यहाँ पर आकर कल्टीवेशन करे। तो जूडी यहाँ पर दाफेंग से कहती कि सुनो दाफेंग, यहाँ पर प्रिंसेस तो तुम्हें अंदर बुला रही है, लेकिन अंदर जाने के बाद तुमने कुछ भी गड़बड़ करने की कोशिश की या फिर एक बार भी नजर उठाकर प्रिंसेस को देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, तुम्हारी आंखें निकाल कर गुड़ियां खेलूंगी, समझ में आया क्या। दाफेंग खुद थोड़ा शर्मा रहा था कि यार वो कैसे अंदर जाएगा, लेकिन फिर भी वो प्रिंसेस के लिए हामी भर देता है कि ठीक है मैं अंदर जाके ही कल्टीवेशन करता हूँ। जूडी कह रही थी कि याद है ना मेरी बात की, मैंने क्या कहा था, एक बार भी नजर उठा के मत देखना, मैं घोड़ा गाड़ी के बाहर ही खड़ी हूँ, एक भी आवाज सुनी तो अंदर घुसकर तो मैं मारूंगी। इसके बाद दाफेंग अंदर आता है जहाँ का पूरा माहौल ही एकदम ठंडा हो चुका था, प्रिंसेस की हालत एकदम ज्यादा खराब हो चुकी थी। वो दाफेंग से कह रही थी कि दाफेंग जल्दी करो, कल्टीवेशन स्टार्ट करो। तो दाफेंग वहां पर अपनी कल्टीवेशन शुरू कर देता है और जैसे उसकी कल्टीवेशन से ऑरा बाहर निकल रहा था, वो ऑरा धीरे धीरे करते हुए पूरे कमरे को गर्म करने लगता है और जितनी भी प्रिंसेस की बॉडी जम रही थी वो धीरे धीरे करते हुए ठीक होने लग जाती है। प्रिंसेस सीधा आती है और दाफेंग के पीछे ही आकर बैठ जाती है और उससे कहती है कि अपनी कल्टीवेशन की स्पीड बढ़ाओ और थोड़ा फास्ट यहाँ पर कल्टीवेशन करो ताकि यहाँ पर मेरी तकलीफ जो है ना वो कम होने लग जाए। प्रिंसेस को इतना करीब बैठा हुआ देखकर थोड़ा थोड़ा दाफेंग भी यहाँ पर शर्माने लग जाता है कि अरे यार थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग रहा है, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर हिम्मत करते हुए कल्टीवेशन कर रहा था। वो जितना फास्ट और जितनी ताकत से अपनी कल्टीवेशन कर रहा होता है उतना ही ज्यादा जो प्रिंसेस की तकलीफ थी वो धीरे धीरे करते हुए कम होने लगती है। पूरी की पूरी घोड़ा गाड़ी दाफेंग के कल्टीवेशन के ऑरा की वजह से भर चुकी थी। दाफेंग को समझ नहीं आता कि ये कैसी बीमारी है यार, मेरी कल्टीवेशन और मेरे ऑरा में ऐसा कौन सा असर है जिसकी वजह से प्रिंसेस की ये बीमारी ठीक हो रही है। बड़ी मिस्टीरियस और काफी अजीब बात है, लेकिन चलो कोई भी बात क्यों ना हो, यहाँ मैं काम आ रहा हूँ प्रिंसेस के लिए और उसकी तकलीफ कम हो रही है तो ये तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। मैं किसी की मदद के लिए काम आऊँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है किसी की मदद करना। यहाँ पर प्रिंसेस की तकलीफ कम तो हो रही थी लेकिन अभी तक की पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी, उसको अभी और ज्यादा ऑरा की जरूरत थी ताकि वो पूरी तरह से तकलीफ से आराम हासिल कर सके। प्रिंसेस जैसे यहाँ पर थोड़ा सा खड़ा होने की कोशिश करती है वो वापस से वहाँ पर गिर जाती है और उसकी तकलीफ अब और ज्यादा बढ़ चुकी थी। दाफेंग घबरा जाता है कि यार क्या हुआ, और इसी घबराने की वजह से उसने अपना कल्टीवेशन भी रोक दिया था। उसकी कल्टीवेशन रुकते ही और ज्यादा प्रिंसेस की तकलीफ बढ़ चुकी थी। दाफेंग सोचता है कि यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि कल्टीवेशन से कोई फायदा होगा, मुझे कुछ और तरीका निकालना पड़ेगा इस तकलीफ को कम करने का। तो वो सीधा अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और डिसाइड करता है कि वो अपनी थोड़ी सी पावर सीधा का सीधा ही प्रिंसेस के अंदर डाल देगा ताकि एक ही झटके में प्रिंसेस की जितनी भी तकलीफ है वो खत्म हो जाए। तो दाफेंग यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और अपनी पावर का थोड़ा सा जो ऑरा होता है वो सीधा का सीधा प्रिंसेस के अंदर डाल देता है। जैसे ये काम हुआ था प्रिंसेस एकदम हवा में फ्लोट करने लग जाती है, उसके अंदर से काफी ज्यादा ऑरा बाहर निकल रहा था। जितना भी बीमारी वाला ऑरा था वो कम होते जाता है और दाफेंग का ऑरा बढ़ते जाता है। ऐसा होते ही दाफेंग का काफी ज्यादा ऑरा घसीट कर सीधा प्रिंसेस के अंदर जा चुका था, जिस वजह से वहां पर एक जोरदार धमाका होता है। धमाके के बाद प्रिंसेस की हालत जो थी वो ठीक होने लग जाती है, लेकिन दाफेंग ये देखकर हैरान था कि यार इतनी सी देर में मेरा काफी ज्यादा ऑरा खत्म हो गया। मैं तो इतना ज्यादा ऑरा नहीं डालना चाह रहा था लेकिन फिर भी काफी ज्यादा ऑरा इसके अंदर गया है। लेकिन चलो मुझे खुशी है कि कैसे भी करके यहाँ पर प्रिंसेस की तकलीफ तो कम हुई। इस चीज से वो दोनों ही यहाँ पर काफी ज्यादा खुश थे। लेकिन ये लोग खुश हो रहे थे और कुछ और सोच पाते कि तभी उनको ऐसा लगता है कि ना घोड़ा गाड़ी के आसपास कोई आ चुका है। जो भी आया है वो बड़े गुस्से में आया है ताकि हर चीज को तबाह कर सके। उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर वो होगा कौन जो यहाँ पर इतना
गुस्से में आ रहा है, लेकिन वो इंसान कौन था ये अभी हमें नहीं बताया जाता। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स।